हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स या साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं या किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी दो ब्रांच होते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच है जब रेस्ट अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज मोशन में ना हो, रेस्ट में हो, अगर उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट अगर चार्ज मोशन में है, दैट मीन्स करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस समय हम अगर उस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखते हैं पहले, द स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेज दैट इज करंट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बातें समझ में आ गई होंगी कि देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी कब, जब वह रेस्ट में हो तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस ब्रांच को हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो सिंपल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पर अगर डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। कहने का मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जो उसके द्वारा एक्सर्टेड फोर्स के बारे में स्टडी कराता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ चार्जेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज Q इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। हियर Q इज चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T से। इलेक्ट्रिक चार्ज है स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन इज कूलम। अगर यहाँ से देखा जाए करंट का एम्पियर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, तो इस कूलम को हम लोग एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। और जो इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा 80। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने से मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर जो चार्ज होंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, या तो कंप्लीट होंगे नहीं तो होंगे ही नहीं। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी, उस पर चार्ज 1 कूलाम हो सकता है, 2 कूलाम्स हो सकता है, 3 कूलाम्स हो सकता है, 4 कूलाम्स हो सकता है, ना कि 1.2, 2.5, 3.4 इस तरह के चार्जेज नहीं होंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल चार्ज E। कहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज Q है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, E का। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, जहाँ पर E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर बात करते हैं n की, तो n यहाँ पर इंटीजर है, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 ये सारे हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ। नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट which explain about the interaction of charges on the basis of their experiment. He derived a law that is known by Coulomb's law. कूलॉम्स ने चार्ज इंटरेक्शन के बारे में बहुत सारे स्टडी किए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन जो दिए उसी को कहा गया कूलॉम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, पहले समझ लेते हैं क्या होता है
कूलॉम्स ने बताया कि अगर दो चार्जेज हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस R हो, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, मतलब चार्ज Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, यह 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो इन चार्ज पर, सेकंड इनके डिस्टेंस पर एंड थर्ड इनके डायरेक्शन पर। तो कूलॉम्स ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट इन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक चीज और जान ले कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब वर्क करेगा, अगर दोनों चार्जेज सेम नेचर के हों, प्लस हो, ए प्लस हो, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। बट अगर ए चार्जेज एक प्लस चार्ज हो, एक माइनस चार्ज हो, कहने का मतलब कि इनके चार्ज अपोजिट नेचर के हों, तब इनके बीच अट्रैक्शन होगा। ये पॉइंट्स लर्न रखने हैं कि अगर चार्जेस सेम टाइप के हैं तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो कूलॉम्स ने ये बताया कि दो चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स होता है वह इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 इंटू Q2 होता है। और जो सेकेंड इन्होंने बताया कि यह फोर्स, दैट मीन्स अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, दो चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन्हीं के डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग अब इनका स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the charges, directly proportional to the product of the magnitude of the charges हो गया, that means F is directly proportional to Q1 Q2। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि हमने बताया अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसे कि हम जानते हैं अगर प्रोपोर्शनल साइन को डिसअपियर करते हैं इक्वलिटी साइन में तो यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पर इसे हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट किए हैं। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड आल्सो देन वी फाइंड दैट F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, a Coulomb's constant and its value is 1/4 pi epsilon naught कैपिटल के। ये स्मॉल की है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और यहाँ पर यह है कैपिटल कांस्टेंट जिसे हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन नॉट ए, इसे कहेंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0। अगर इनके वैल्यू की बात करें तो स्मॉल के है, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट की तो एप्सिलॉन नॉट हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसे हम लोग कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या परमिटिविटी कांस्टेंट। कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अगर कैपिटल के की बात की जाए तो कैपिटल के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए बात की जाए कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं दैट मीन इंसुलेटर होते हैं, तो के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। और अगर बात की जाए मेटल की कि मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, तो के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। दैट मीन्स वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए कोई अगर इंसुलेटर है तो उसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। वह डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के नेचर पर, उस बॉडी के नेचर पर। और अगर मेटल की बात करें तो के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी।
के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ रखा है पहले से कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कैपिटल K और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज एंड Q1 Q2 इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। तो अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म होता क्या है, इसको लर्न कर लेंगे सारे बच्चे। ये होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R³ और यहाँ पर वेक्टर R। ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म है कूलॉम्स लॉ का, तो इसको लर्न रखेंगे। आगे देखते हैं कि एक कैसे फॉर्मुलेट किया गया है। तो वेक्टर फॉर्म जानने के लिए सबसे पहले तो हमको कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखे F12, यहाँ पे देखते हैं कि F12 पहले 1 लिखा है, इस बाद में 2 लिखा है, तो समझेंगे F इज फोर्स, तो कहेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1 बाय द चार्ज 2। F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 बाय द चार्ज Q2। इन सिमिलर वे जो F21 होगा इसे हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो R12 कैप R12, यहाँ पे 1 वाले है फिर 2 है, तो यहाँ से कहेंगे कि R12 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। अगर 1 है तो Q1 टू Q2। इसी को अगर हम लोग लिख दें कि R21 तो इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टूवर्ड्स फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। तो एक कुछ नोटेशन हमको लर्न रखने होंगे, F12 F21 R12 एंड R21 कैप। इसमें भी 2 काइंड्स होंगे। अगर फर्स्ट केस की बात की जाए कि जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, दैट मीन दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव चार्ज के हों, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वह अपोजिट नेचर के हों या सेम नेचर के हों। तो हमको बस एक ही वेक्टर फॉर्म लर्न रखना है कि वेक्टर F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। ये लर्न रखना है, चाहे वह सेम नेचर का हो चाहे अपोजिट नेचर का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हों तब। तो अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हों, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 रिप्लेस किया गया है, एक चार्ज यहाँ पर Q2 प्लेस किया गया, तो जो Q1 पर फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू चार्ज Q2 ये होगा F12। क्या होगा F12, और जो Q2 चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा ये F21 होगा। चूंकि दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स करेगा। कहने का मीन्स जो Q2 चार्ज है या Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और जो Q1 चार्ज है यह Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ देखिए डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि F12 का डायरेक्शन क्या है और F21 का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन वर्क कर रहा है। बात अगर हम लोग करें R12 की, तो 1 से 2, R12 का मतलब ये हुआ कि 1 से 2 की तरफ, और यहाँ पर है R21, इसका मतलब हुआ 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल अगर बाय द कूलॉम्स लॉ वी राइट अ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 F12, then it will becomes 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R² and also unit vector। ये फॉर्मूला आ जाएगा। एंड आल्सो F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12। R21 यहाँ पे देखते हैं कि जो F12 की बात की जाए तो यहाँ पे R21 लिखा गया, ऐसा क्यों? जो F12 देखेंगे किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जो F12 है यहाँ देखते हैं कि F12 इसका डायरेक्शन है R21 के, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो F12 जब हम लिखेंगे तो यहाँ R21 लिखेंगे, और जब F21 देखते हैं तो यहाँ पर R12 है, इनके डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स F21 के एक्सप्रेशन हम लोग R12 लिखेंगे। तो ये हो गया। एंड आल्सो सिंस R12 एंड R21
आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज चेंज, सो वी कैन राइट हियर दैट R12 इक्वल्स टू माइनस R21। तो यहाँ से अगर उसमें वैल्यू पुट किया तो जो F21 की वैल्यू आई है यहाँ पर, इस R12 को हम लिख सकते हैं R21 माइनस R21। तो ये इतना फॉर्मूला हो जाएगा माइनस F12 के लिए। तो यहाँ से क्लियर होता है कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21 एंड दिस रिप्रेजेंट्स दैट Coulomb's law also satisfies the law of action reaction, law of action reaction, या एक कहा जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन को भी ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर ये एक्शन है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक्सर हो गया है, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए उसी को, तो एफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। और एज वी नो दैट कि वेक्टर कैप R इक्वल्स टू वेक्टर R अपॉन R। अगर ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दे इस इक्वेशन में तो हम पाएंगे एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन R। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं केस सेकेंड की, कि फैन बोथ द चार्जेज आर अपोजिट इन नेचर, तो इसको तो आप लोग खुद डिराइव करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि अगर दो चार्जेज यहाँ एक Q1 है एक यहाँ Q2 है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस R हो तो यहाँ पर जो फोर्स F12 एक्ट करेगा, F12 और यहाँ पर F21, चूँकि अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो F21 इस तरफ वर्क करेगा और F12 का डायरेक्शन ये होगा। और जो R12 है, R12 इसका भी डायरेक्शन यही होगा और R21 का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो जब F12 का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग तो इसके साथ अब यहाँ पर R12 होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, और जब F21 लिखेंगे तो यहाँ पर R21 लिखना होगा। और सेम फिर जनरल फॉर्म लिखेंगे हम लोग कि F इक्वल्स टू, वहाँ से आएगा वहाँ भी सेटिस्फाई करेगा और न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड, और वहाँ से भी जनरल फॉर्म आएगा कि F इक्वल्स टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R²। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोगों के पास आ जाएगा वेक्टर F इक्वल्स टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर समझ में ना आया होगा उसको आप लोग बताएंगे तो मैं फिर से उसको समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।